दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। रेखा जी, 1 साल पहले दिल्ली के लोगों ने अपनी जो भाग्य रेखा थी वो आपके हाथों में दे दी थी। अब पिछले 1 साल में अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आपकी वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको आप खास तौर से रेखांकित करना चाहेंगी, दिल्ली वालों के लिए आपने काम किया। सबसे पहले तो मैं अपनी दिल्ली के निवासियों को, दिल्ली के अपने भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि जिन हाथों में उन्होंने अपना वर्तमान और भविष्य सौंपा है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उनकी सभी आशाएं और आकांक्षाएं ये सरकार पूरी करेगी और लगातार अपने समय को, अपनी शक्ति को दिल्ली के वेलफेयर के लिए, दिल्ली के विकास के लिए लगाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि 1 साल में क्या उपलब्धि मानते हैं हम, मैं ये मानती हूँ कि इस 365 दिन में हमने कोशिश करी कि दिल्ली की दिशा बदले और आने वाले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने वाले होंगे। ये एक दिन दिल्ली की जितनी लीगेसी प्रॉब्लम्स थी, दिल्ली के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, दिल्ली की जो विशेष थी, उसको पूरा करने में हमने लगाया है। एक शानदार रोड मैप के माध्यम से आने वाले समय में दिल्ली की उन तकलीफ़ों को हम ख़त्म कर पाएँ, उसकी तैयारी की है। और एक दिन, एक योजना दिल्ली की बेहतरी के लिए हमने लागू की। फिर भी कोई ऐसी चीज जो अब तक रुकी हुई थी और आपकी सरकार ने इसे 1 साल में शुरू किया? पहले ही दिन 20 फरवरी को जिस दिन सरकार ने अपनी शपथ ली, उसी दिन दिल्ली की वर्षों से रुकी हुई आयुष्मान आरोग्य योजना हमने दिल्ली में लागू की, जिसमें 10 लाख रुपए का हेल्थ केयर सिस्टम हमने दिल्ली के लोगों को दिया। वय वंदन योजना लागू की, जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के हर बुजुर्ग के लिए जो 70 साल से ऊपर का है, उसको इनकम का जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो दिल्ली का हर बुजुर्ग उस योजना का लाभ ले पा रहा है। तो ये एक ऐसी बड़ी योजना है जिसमें दिल्ली के लोगों को एक सुकून मिला कि आने वाले समय में किसी भी बीमारी की स्थिति में उन्हें सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके इलाज के लिए, उनकी ताबीरदारी के लिए। और इसी तरीके से मैं दूसरी बात कहूँ तो दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग अलग अलग शहरों से रोज़गार की आशा में, व्यापार की आशा में, पढ़ाई के लिए अलग अलग अपने मोटिव्स के साथ, लक्ष्यों के साथ में दिल्ली आते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो किसी व्यक्ति की है वो भोजन है। तो दिल्ली सरकार ने 70 अटल कैंटीन्स के माध्यम से रोजाना 70,000 लोगों को मात्र 5 रुपये में बहुत ही सम्मानजनक भोजन बिठा के कराने की व्यवस्था की, ताकि इस दिल्ली शहर में कोई भूखा ना सोए। तो ये हमारा प्रयास था। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसके लिए जितनी भी हमारी फाइलें रुकी हुई थी, जितने प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जो आने वाले समय में हमें काम करने थे, उन सब के टेंडर लगाने का काम हमने किया। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे हॉस्पिटल्स के, उनको कंप्लीट करने का काम हमने शुरू किया। दिल्ली में 370 आरोग्य मंदिर और 35 जन औषधि केंद्र इस छोटे से समय में हमने खोले। और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, खेल जगत से जुड़ी हुई अनेकों पॉलिसीज़ बनाई गई, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य बेहतर हो सके। रेखा जी, जब आप बात कर रही हैं आयुष्मान योजना की, जब आप बात कर रही हैं आरोग्य केंद्र की, तो आम आदमी पार्टी दावा करती थी अपने मोहल्ला क्लिनिक का, और उनका कहना था लोगों तक उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी, लोगों को उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता था। वो कहाँ है अब? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक मोहल्ला क्लिनिक जिसे नाम दिया गया, वो सड़क किनारे नाले पे बना हुआ पोटा कैबिन, जहाँ ना डॉक्टर, ना दवाई, ना कोई सुविधा, उसे आपने एक मार्केटिंग कर करके ये कहा कि जी मोहल्ला क्लिनिक है। जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी है, टेस्टिंग भी है, ब्लड टेस्ट इत्यादि 80 प्रकार के टेस्ट आप वहाँ से करवा सकते हैं। वहाँ वैक्सीनेशन भी है। प्राइमरी हेल्थ केयर की एक ऐसी मिसाल ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसके कारण से बड़े हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड घटा है। और
व्यक्ति अपनी दिनचर्या की लगभग 70% ज़रूरतें केवल इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से पूरी कर सकता है। तो इसमें कहीं पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार के अड्डा थे, जहां की अकाउंटिंग, जहां की बिलिंग आज भी जी के पास पेंडिंग पड़ी है, और वहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार के अड्डे खुले थे वो दुनिया जानती है, दिल्ली जानती है। तो कहीं से भी मैं कहूँ कि आज दिल्ली की जनता खुश है कि उन्हें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पा रहा है उसके कारण से दिल्ली की जनता में सुकून है। रेखा जी, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, मैं सोचा था बाद में आप सवाल पे आऊँगा आपके पास में, लेकिन आपने कर ही दिया है जिक्र। तो भ्रष्टाचार का आरोप आपने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर भी लगाया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सभी लोग बरी हो गए। आप जिस मोहल्ला क्लिनिक पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो भी आरोप है। आम आदमी पार्टी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पा रहा, जबकि बीजेपी लगा बहुत लंबे वक्त से रही। राहुल जी, दो तरह की अदालतें होती है। एक होती है जनता की अदालत, जिसमें पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को गुनहगार साबित करते हुए इस सत्ता से बाहर किया। और दूसरी बात है हमारी न्याय व्यवस्था की, न्याय प्रक्रिया की, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, अनेकों केसेस आम आदमी पार्टी के मुतल्लिक वहाँ पर लगे हैं। और इस न्यायिक प्रक्रिया में किसी एक स्टेज पे आपको ये मिल जाना कि आप उसको मिसगाइड करें पब्लिक को कि मुझे बरी कर दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट की टिप्पणियां पूरे देश ने सुनी है, पूरी दिल्ली ने सुनी है। एक कोर्ट ने आपको थोड़ी सी स्पेस दे दी तो आपने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और ये जो जज है इसको तो अवार्ड दिया जाना चाहिए, उनके साहस की आप भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। और दूसरे जज ने जहां आपको कटघरे में खड़ा किया तो आपने उन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये व्यवस्था तो वो खुद ही जाने कि किसको वो तमगा देते हैं, किसको नहीं देते, परंतु न्याय जो है वो पूरी तरीके से होकर रहेगा। न्यायालय ने सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से ये जो शराब पॉलिसी पिछली सरकार ने बनाई, जैसे ही जांच शुरू हुई, मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से, कि यदि ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्यों उन्होंने तुरंत उसको वापस लिया जैसे ही जांच बिठाई गई? क्यों एक के साथ एक फ्री करने जैसी घटिया योजनाएं उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए लाई? क्यों उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसमें शराब पीने की उम्र को घटाया गया, जिसमें आपने पूरा का पूरा सिस्टम प्राइवेटाइज किया, प्राइवेट लोगों का मुनाफा बढ़ाकर सरकार का हिस्सा घटा करके आपने जो मनी ट्रेल आपकी हुई, आपने वहाँ से कितना पैसा उठाया, ये सारी की सारी चीज़ों के तथ्य आपकी सारी कंप्लेंट्स के अंदर दर्ज है। खुद कोर्ट ने इसको माना, और इसीलिए आपकी बार बार बेल जो थी वो रिजेक्ट हो जाती थी कि आपने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करी, किस तरीके से दिल्ली की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा आपने यहाँ से उठाया, उसमें लूट मचाई। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में दर्ज है। न्यायालय अपना काम कर रहा है और दिल्ली की जनता को पूरा विश्वास है न्याय होके रहेगा। पर रेखा जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट किया गया था और वो खास तौर से चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। वो चुनाव हारे इस वजह से, और अब वो दोबारा से चुनाव की बात भी कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगी? उनके चुनौती देने से और मेरे स्वीकार करने से दिल्ली और देश का संविधान नहीं बदल जाएगा। उनका तो रात को सोते हुए मन करेगा कि मैं चुनाव ना लड़ूं, और सुबह कुछ और अखबार में आ जाएगा तो कहेगा मैं लड़ लेता हूं। ये संविधान है राहुल जी, इस संविधान के अनुसार पूरे देश का सिस्टम चलता है, और जब मर्जी आप न्यायपालिका पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, जब मर्जी उसे गले लगा ले, अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी को भ्रष्ट कह दें और अपने आप को ईमानदार कह दें, ये आपकी नीति और नियति में है। दुनिया, देश और व्यवस्थाएं इस प्रकार से नहीं चलती हैं। दिल्ली की जनता ने न्याय किया, आपको यहाँ से बाहर किया, परंतु आपकी वो भ्रष्टाचार की नीति जो थी, जो नीयत थी, आज भी उसी तरीके से चल रही है। आज डेस्टिनेशन दिल्ली की जगह पंजाब हो गया है। आज वो पंजाब की जनता को लूट रहे हैं, पंजाब में जाके शीश महल बना के रह रहे हैं, पंजाब के हेलीकॉप्टर्स, पंजाब के एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये उनकी नियति में है, झूठ बोलना,
जनता को गुमराह करना, भ्रष्टाचार करना, जनता के पैसे को लूटना, तो जिसकी आदत ऐसी हो वो आदत बदल नहीं सकती है। रेखा जी, पिछली बार आपने अपना बजट 1 लाख करोड़ का रखा था, लगभग 31% का उसमें इजाफा किया था पहले के मुकाबले। 24 तारीख को आप दोबारा बजट रखने जा रही हैं। ये तो खैर उस वक्त पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी अभी कोई कोर एरिया जो आपको लगता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बजट में सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है? राहुल जी, ये मैं मानती हूँ कि वर्षों से दिल्ली अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसती रही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश की राजधानी में होना चाहिए वो कभी दिल्ली में था ही नहीं। आज दिल्ली में जैसी रोड्स होनी चाहिए, जिस तरीके के फ्लाईओवर्स होने चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उन सारी चीज़ों की आज भी किल्लत हमारे इस शहर में है। आज भी लोग अपनी छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए तरस रहे थे। मैंने अपने पिछले बजट में भी और इस बार के बजट में भी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अधिक महत्व दिया है। मैं चाहती हूँ देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, यहाँ रहने वाले दिल्ली के लोगों का मन खुश हो, यहाँ उनको बेहतर रोड्स मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्थाएं मिलें, स्कूल, कॉलेजेस, अपने शहर में ही उनको अपने भविष्य निर्माण करने की हर एक सुविधा मिलनी चाहिए। इस पे मेरा पूरा बजट केंद्रित होगा। मैंने पहले भी दिल्ली के बजट में जिस तरीके से उसे बढ़ाया था वो इसलिए कि केवल फ्री बीज देने से किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। आप सोचें कि आपने बिजली और पानी फ्री दे दिया तो आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, ये बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की जनता को इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ों की हकदार है जो दिल्ली में होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो तरसना पड़ता है, कभी प्रदूषण की मार, कभी यमुना सफाई को लेके प्रश्न चिन्ह, ये सब दिल्ली की व्यवस्थाओं की कमी थी जिसके प्रति पिछली सरकारों की सीरियसनेस नहीं थी और हम उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसका रोड मैप तैयार करके हम काम कर रहे हैं। और ये बजट भी मेरा एक डॉक्यूमेंट ना होके मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के विकास का एक ग्रंथ कहा जा सकता है। रेखा जी, मुफ्त बिजली और पानी, ये दिल्ली के चुनाव के और दिल्ली के लोगों के दिल से जुड़े हुए मुद्दे बताए जाते रहे हैं। क्या ये आगे इस तरीके से जारी रहेंगे या रेखा जी इसको चेंज करने वाली हैं, बदलने वाली हैं पूरी तरीके से? मैंने अपनी बात में ही आपकी बात का जवाब दिया कि मुफ्त बिजली पानी जो था एक सिस्टम में, हमने उसको हमेशा अपने कार्यकाल में भी लागू किया, परंतु केवल इतना ही दिल्ली का भाग्य नहीं है कि उन्हें बिजली पानी मिल जाए और बाकी चीज़ों के लिए दिल्ली तरसती रहे। दिल्ली आज डिजिटली इक्विप होनी चाहिए। दिल्ली जो है आज नई तकनीकों के साथ चलनी चाहिए। दिल्ली में आज वेस्ट डिस्पोजल के नए तकनीकों पे काम होना चाहिए। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ख़त्म होने चाहिए। दिल्ली में यमुना साफ़ होनी चाहिए। दिल्ली पे प्रदूषण की मार ख़त्म होनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत बहुत काम किया जाना ज़रूरी है। और किसी सरकार की लापरवाही, किसी सरकार की अनदेखी के कारण से जनता को भुगतना पड़ता है। मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली में जो अब जनता की अपनी सरकार है वो इन सभी समस्याओं पे काम भी करे और दिल्ली को एक बेहतर भविष्य भी दे। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और रेखा जी पिछले लंबे वक्त से हर बार सितंबर आते आते दिल्ली के लोगों को या तो मास्क लेना पड़ता है, अपनी गाड़ियां घर पर रखनी पड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं और पूरी दुनिया में दिल्ली की फजीहत होती है। ये बंद हो पाएगा? कभी ऐसा वक्त आएगा कि ग्रैप लगना बंद हो जाए, कभी ऐसा वक्त आए कि लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकल पाएं। आप अगर रोड मैप बना रही हैं तो क्या इसमें कुछ वक्त है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई डेडलाइन आप दे सकती हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात नहीं कहूँगी। मैं इतनी बात कह सकती हूँ, हर साल दिल्ली की हवा पहले से बेहतर होगी। हर साल दिल्ली का माहौल, दिल्ली का पर्यावरण पहले से और सुकून देने वाला होगा, क्योंकि आज जो काम दिल्ली में हो रहा है पॉल्यूशन को लेकर के, उस तरीके से कभी सरकारों ने उस पर प्लान ही नहीं किया। और ये कोई एक दिन की खड़ी की हुई प्रॉब्लम नहीं है राहुल जी। ये समय के साथ जिस तरीके से समस्याओं की अनदेखी होती गई तो ये समस्या बढ़ती गई। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
पिछली सरकारों ने, चाहे वो 15 साल वाली कांग्रेस की सरकार हो या 11 साल वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, पॉल्यूशन को लेके कौन से ठोस कदम उठाए थे। और आज जनता यदि उसको देखे तो ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और इंजन स्टॉप, इससे ज़्यादा कभी किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो चीज़ें होनी चाहिए थी आज सरकार उनको कर रही है, चाहे वो क्लीन फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है। आज दिल्ली में पूरे देश की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हमारे आने के बाद हमने दिल्ली में दी है। 4000 इलेक्ट्रिक बसेस आज दिल्ली में चल रही है जो कि क्लीन फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है। मेट्रो का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिल्ली में क्रिएट किया। पिछली सरकारों ने तो जितना मेट्रो का नेटवर्क उनके समय में बना उसका बिल तक पे नहीं किया, उसकी पेमेंट तक भी नहीं की। हमारी सरकार के आने के बाद हमने पिछले भुगतान और अगली योजना के तहत अपनी जो सरकार का हिस्सा है उसको भी दिया। और आज पूरी दिल्ली में 500 किलोमीटर दिल्ली एनसीआर का ये जो मेट्रो नेटवर्क है वो खड़ा हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धीरे धीरे लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए। सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रही है। सरकार दिल्ली को बेहतर ग्रीन कवर देने के लिए काम कर रही है। सरकार रोड टू रोड कारपेटिंग, जो कंसेप्ट पिछली सरकारों ने कभी लिया ही नहीं, कि आज डस्ट मिटिगेशन एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए होना चाहिए, जो पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए होना चाहिए। तो आज हम लोग 100% रोड्स को वॉल टू वॉल कारपेटिंग, ताकि मिट्टी पूरी तरीके से सड़कों से ख़त्म हो और जो बचा हुआ एरिया, ब्राउन एरिया है, उस पे प्लांटेशन होना चाहिए। बेहतर प्लांट लगें, बेहतर पौधे लगें, ग्रीन कवर बढ़े और सड़कों से डस्ट मिटिगेशन हो। रेखा जी, एक और चुनौती है। जब हम लोग सड़क की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जाम लगातार लंबे वक्त से बना रहा है। हालांकि शीला दीक्षित के वक्त में यहाँ पर फ्लाईओवर्स तैयार हुए थे, बने थे, लेकिन उनके बाद से दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये जाम की समस्या दिल्ली में ख़त्म हो गई। अभी मैं ही आ रहा था, आईटीओ से यहाँ पहुँचने में 3.5 किलोमीटर में 25 मिनट लगे। दिल्ली कभी जाम मुक्त हो पाएगा? दिल्ली पूरी तरीके से जाम मुक्त भी होगी और व्यवस्थित रूप से चलेगी भी। जाम की समस्या आपने कही, जाम हो, वाटर लॉगिंग हो, कंजेशन हो, ये सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई है। आपने कहा कि एक भी फ्लाईओवर पिछली सरकारों के समय में नहीं दिखा। पिछले 11-12 साल के बीच में आप यदि पूरा उठा के देखेंगे बही खाते तो एक भी फ्लाईओवर आपको नया नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारों ने उस पर काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ ट्रैफिक कंजेशन की बात जो आपने कही, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, नए फुटओवर ब्रिज जो चाहिए वो नहीं हुए। एक जो ड्रेनेज सिस्टम था दिल्ली शहर का, वो भी वर्षों पुराना था, 50 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण उन ड्रेन्स में जितनी बारिश आज के समय में है या जितनी ज़रूरत पानी की लेने की आज की होनी है, उसकी ड्रेन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी नहीं थी। 50 साल बाद हमारी सरकार के आने के बाद हमने नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया ताकि दिल्ली की सड़कों से वाटर लॉगिंग ख़त्म हो। वाटर लॉगिंग ख़त्म होगी तो कंजेशन ख़त्म होगा, कंजेशन ख़त्म होगा तो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो व्यवस्थित हो पाएगा। और इसके अलावा भी दिल्ली में हमने आइडेंटिफाइड करके 64 ऐसे पॉइंट निकाले जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा था। उन सब के पीछे साइंटिफिकली क्या कारण है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको हमने टेंडर लगा करके कहीं से रोड को ठीक करना है, कहीं से यू टर्न देना है, कहीं पे बैरिगेटिंग करनी है। ये सब काम लगातार दिल्ली में हो रहे हैं। वाटर लॉगिंग को दिल्ली में ख़त्म किया जा रहा है, फुटओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स पूरे किए जा रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स के लिए लगातार सरकार बजट दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि दिल्ली की जनता को ट्रैफिक में आराम दिखाई देगा। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ रही है वैसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब जा रहे हैं। रेखा जी, 1 साल तो हो गया आपको, आपके भी फ्लाईओवर सभी योजनाओं में ज़मीन पर नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आप मुझे उन बातों के बारे में कह रहे हैं जो काम
बारापुला फ्लाईओवर, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बारापुला फ्लाईओवर का नाम आप सबने सुना होगा, जबकि जो मयूर विहार साइड के हैं। पिछली सरकार के समय में शुरू हुआ और उसका जो कॉस्टिंग था वो 1200 करोड़ रुपए का था। हमारे आने के बाद हमने कहा भी ये बारापुला पिछले 4-5 साल से बंद पड़ा है, क्यों नहीं काम चल रहा है इसका। पता चला यहाँ से फ्लाईओवर आके इतना रुक गया, यहाँ से फ्लाईओवर आके इतना रुक गया। बीच का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि नीचे जो है ज़मीन जो थी उसको एक्विजिशन नहीं हुआ था, उसमें पेड़ों का कटिंग का परमिशन नहीं हुआ था। आज उस फ्लाईओवर का कॉस्टिंग 1650 करोड़ हो गया। आज हमारी सरकार के आने के बाद हमने लैंड एक्वायर करी, पेड़ों की परमिशन लेकर के आए कटिंग की, और अब वो जून तक वो फ्लाईओवर कंप्लीट होगा। तो आप बताइए कि मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि मैं 365 दिन में एक एक दिन का मैं आपको हिसाब दे सकती हूँ कि किस दिन सरकार ने किस काम को कितनी गति दी। जितनी भी पुरानी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं थी, उनको दिशा देने का काम, उनको समाधान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये तो आप जो कह रही हैं, आम आदमी पार्टी अपने लिए ताली बजवा देगी, कहेंगे हमारे छोड़े हुए काम ही पूरा कर रही है, नए कोई शुरू नहीं कर रही हैं। अब जब 11 साल में आप पूरा कुछ करके ही नहीं गए, सब कुछ अधूरा छोड़ के गए, तो वो पूरा, और आज देखिए कि कितना बड़ा दिल्ली की जनता के लिए नुकसान है कि हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपके अधूरे छोड़ने के कारण, आपके उस करप्शन के कारण, उस मिसमैनेजमेंट के कारण, एक मंत्री जी जाते हैं चलते हुए अस्पताल में, कहते हैं कि भाई ये 4 मंजिला अस्पताल पे 2 मंजिल और खड़ी कर दीजिए। मैं उस पढ़ी लिखी सरकार के उस पढ़े लिखे मंत्री से आज भी पूछना चाहती हूँ कि भाई जी, क्या आपको नहीं पता कि सरकारी कोई भी काम आपके कहने से ही नहीं होगा, उसकी ऑफिशियल सैंक्शन से होगा, उसमें बजट का प्रोविज़न किया जाने से होगा। आज 3-3 साल से जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, हम तो पिछला 1 साल पहले आए हैं, आपकी सरकार थी उस समय, तो भी आपने अपने प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं दिया, बजट नहीं दिया, उन कामों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण से हर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग आज कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या ये ताली बजाने लायक काम है? क्या उनके इस काम के लिए उन्हें मेडल दिया जाना चाहिए? तो दिल्ली की जनता तो पूरी तरीके से उन्हें मेडल देने के लिए तैयार है, वो आए तो सही। रेखा जी, एक बड़ी समस्या दिल्ली में एजुकेशन माफिया भी रहा है। लंबे वक्त तक ये कोशिश की जाती रही और आप भी कोशिश कर रही हैं कि ख़ासतौर से जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन वो लग नहीं पा रही है, क्यों? मैं फिर दोहराना चाहूँगी, प्राइवेट स्कूल्स को बिजनेस मान के करने वाले बहुत सारे लोग, जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया, और उस व्यवसाय को ख़त्म करने के लिए जो एक नीति होनी चाहिए थी, कभी उसको लाया नहीं गया। सरकार के पास ऑफिशियली कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो उन पे रोक लगा सकती। सरकार के होते हुए भी स्कूल अपनी मनमानी करते रहे। पहली बार दिल्ली के इतिहास में जब हमारी सरकार आई तो हम दिल्ली स्कूल फ़ी रेगुलेशन एक्ट लेके आए, जिसमें पूरी तरीके से स्कूलों को ये बाउंड किया गया कि वो फ़ीस अपनी मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकते, उनको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, कमेटी गठित करनी पड़ेगी, और उसमें जितने स्टेक होल्डर हैं वो सब लोग अपनी राजीनामा देंगे, तभी कोई स्कूल अपनी फीस को कंसीडर कर सकता है। ये पहली बार हो पाया। पहली बार कोर्ट में प्राइवेट स्कूल वालों को घेरा गया, उनको इस चीज़ पे बाउंड किया गया कि वो फीस नहीं बढ़ाएंगे। तो ये शुरुआत है, और इस शुरुआत के कारण से मैं समझती हूँ कि दिल्ली के लाखों बच्चे, दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को फ़ायदा मिल पा रहा है, और इन स्कूलों पे सख्ती भी हो पा रही है, और शिक्षा को व्यवसाय बनने से भी हम रोक पा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से ज़रूर देखने को मिला है कि खासतौर से हरियाणा और उसके आसपास के कुछ गैंग्स, विदेशों में बैठे कुछ गैंग्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी तमाम तरीके की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसे आप किस तरीके से देखेंगे? ये तो फैक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर आप कहेंगे कि अब तो आप ही की सरकार है, दोनों जगह भी, केंद्र में भी और दिल्ली में भी। हमारी हर जिम्मेवारी सांझी है, और हमारी जिम्मेवारी पूरी तरीके से जनता के प्रति है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर, मजबूत और बहुत
सुलभ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। हर तरीके से प्रयास करके दिल्ली की जनता को हम बेहतर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी कोई गैंगस्टर हो, कोई गैंग हो, कोई ऐसी लोग हों जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ये इंश्योर किया जाता है कि उन्हें छोड़ा ना जाए, उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दिल्ली सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। रेखा जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर आपके विज़न 2027 की बात करें, 2027 की बात करें, तो क्या है वो? मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली को विकसित भारत के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित दिल्ली के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। और विकसित दिल्ली में वो सभी ज़रूरतें हमें पूरी करनी पड़ेगी जो आज दिल्ली वालों की मांग है। आज दिल्ली को बेहतर हवा चाहिए, आज दिल्ली को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो मेरा विज़न ये है कि मैं अपने इस दिल्ली शहर को बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दूं, नए फुटओवर फ्लाईओवर्स दूं, दिल्ली के हमारे सभी स्कूलों को AI एनेबल करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ें, दिल्ली का हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, हर एक हॉस्पिटल में बेहतर इलाज मिल सके, जो मशीनरी की कमी है, जो बेड्स की कमी है, उसको हम पूरा करें। ये आने वाला 1 साल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने वाला होगा, ये मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू सो मच।